मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सामान्य हिंदी आरओ के लिए आपके सामने ये सिलेबस लिखा हुआ है। आप जानते हैं कि सामान्य हिंदी में 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा है। 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और 60 प्रश्न में आपको 1 नंबर मिलेगा, यानी कि एक नंबर का प्रश्न होगा, 60 नंबर मिलेगा। और आपको पता होगा कि जो जीएस होता है, जीएस 140 नंबर का होता है, यानी कि दोनों मिला दिया जाए तो ये 200 नंबर का पूर्णांक होता है। यानी कि आरओ में आपको 200 नंबर का पेपर मिलता है, जो 2 पेपर में होता है डिवाइड। जैसे आप जानते हैं कि सबसे पहले जीएस होता है और शाम को सामान्य हिंदी का पेपर होता है। तो आपको इसमें 2 स्ट्रीम है। आपको पता होगा कि एक होता है आरओ और एक होता है एआरओ। इसके बारे में पहले आप समझ लीजिए, आरओ और एआरओ। देखिए, जो आरओ है उसको आप बोलते हैं रिव्यू ऑफिसर, जिसकी हिंदी होती है समीक्षा अधिकारी, और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, जिसकी हिंदी होती है सहायक समीक्षा अधिकारी। तो इसमें अगर मैं बात करूं कि समीक्षा अधिकारी का जो पेपर होता है कैसे निकाला जाए, आपका इसमें 140 नंबर जीएस और हिंदी का 60 प्रश्न दोनों मिला करके जो 200 का पूर्णांक मिलेगा आपको यहाँ पर, ये 200 में आरओ की मेरिट लगभग 125 के आसपास जाती है और एआरओ की मेरिट लगभग 110 से 115 के आसपास रहती है। ये मेरिट होती है, लगभग क्वालिफाई कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसलिए इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए 2-3 बातें हैं। जैसे जो ये सामान्य हिंदी का मैंने टॉपिक लिखा है, इस सामान्य हिंदी में आपको लगभग 55 नंबर मैं दिला सकता हूं। अगर आपने मेरी बात को माना, जानने की बात अलग है कि आप मेरी बात जो भी मैं बोल रहा हूं आप सुन लिए, लेकिन उसको कितना व्यवहार में लाते हैं, अगर आपने ऐसा किया तो आपको 55 से 57 नंबर तक मिल सकता है। कैसे मिलेगा आपको मैं बता दूं कि अगर आप ये जो मैंने सिलेबस लिखा है, इस सिलेबस को, जिसमें विशेष और विशेषण लिखा है, वर्तनी एवं वाक्य शुद्ध लिखा है, विलोम, तत्सम और तद्भव, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और पर्यायवाची। मेंस में पर्यायवाची का टॉपिक नहीं रहता है, तो जो मेंस का सिलेबस होता है वो थोड़ा सा अंतर पर होता है। क्या अंतर होता है मैं आपको बता दूं कि जो मेंस का सिलेबस होता है वह 3 पेपरों में विभक्त होता है। 3 पेपर क्या क्या होता है आप थोड़ा सा जान लीजिए। एक होता है जीएस का पेपर। जैसे आप यहां पर पीटी में जीएस 140 क्वेश्चन का दिए थे, ऐसे ही मेंस में उसी तरह से 120 नंबर का प्रश्न होगा और 120 उसमें मार्क्स भी मिलेंगे आपको। एक पेपर ये हो गया। दूसरा पेपर होता है सामान्य हिंदी का। सामान्य हिंदी का मतलब है ये पेपर 100 नंबर का होता है। 100 नंबर में इसमें विभिन्न कंटेंट हैं, बहुत प्रकार के कंटेंट हैं। जैसे इसमें भावार्थ आएगा, इसमें रेखांकित अंशों की व्याख्या आएगी, और इसमें पत्र लेखन है, इसमें शब्दावलियां हैं, मुहावरे हैं, और इसमें कंप्यूटर संबंधित ज्ञान है। यानी कि इसमें कई कंटेंट हैं जो लिखने वाले हैं। तो ये 100 नंबर की हिंदी आएगी। इसके बाद में तीसरा पेपर जो आता है, इसी के साथ में ये पेपर 2 घंटे का होता है, और ये दोनों पेपर मिला करके, एक पेपर का नाम मैं और लिख रहा हूं। जो हिंदी आप यहां पर देख रहे हैं, इसी प्रकार की हिंदी आएगी, जिसको आप यहां पर 60 नंबर की हिंदी पूछी गई थी, लेकिन मेंस में 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा
और 30 क्वेश्चन आधे घंटे का होगा, आधा घंटा। और ये कुल मिलाकर के दोनों पेपर एक साथ में होता है, 3 घंटे का ये पेपर होता है। पहले आप इस एग्जाम के बारे में समझने का प्रयास करिए, इसमें कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है ये मैं आपको बताता रहूँगा, और कैसे निकलेगा ये भी आपको मैं बता दूंगा, लेकिन आपको हमारी बातों पर विश्वास करना पड़ेगा। जैसे हमने आपको बताया कि एक जीएस का पेपर होगा मेंस में, दूसरा पेपर सामान्य हिंदी का होगा जो 100 नंबर का होगा, और इसमें एक हिंदी का पेपर और होगा जो ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे ये ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पर लिखा है, ये पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, ऐसे ही ये भी पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन जो सामान्य हिंदी मैंने इसको लिखा है ये थियोरेटिकल होगा। लेकिन इसी के साथ में ये पेपर दिया जाता है, जब 2.5 घंटा बीत जाएगा तब ये कॉपी ले ली जाएगी 2.5 घंटे के बाद में, और आधे घंटे का जो समय बचेगा तो उसमें आपको एक अलग OMR शीट दी जाएगी, और उसमें उसके लिए एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। उसी पेपर में 30 क्वेश्चन लिखा होगा हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव होगा, जो इससे संबंधित होगा, केवल पर्यायवाची नहीं रहेगा। आप सिलेबस समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो एक पेपर ये हो गया, दूसरा पेपर ये हो गया, और तीसरा पेपर हो गया निबंध का। ये पेपर, तीनों पेपर एक दिन में नहीं होते हैं, इसके लिए 2 दिन चाहिए होता है। तो हो सकता है कि मान लीजिए कल पेपर है तो परसों गैप करके नरसों हो सकता है, या कल परसों दोनों दिन पेपर हो सकता है। ये लोक सेवा आयोग के शेड्यूल पर आधारित होता है कि जैसे शेड्यूल लगाए। निबंध 3 लिखना होता है, 3 निबंध लिखना है, 40-40 नंबर का होगा, और समय मिलेगा 3 घंटे। यानी कुल मिलाकर के इसमें 600 शब्द लिखना है, एक यश से 600 शब्द का होगा, ये भी 600 का होगा, ये भी 600 का होगा। यानी कि कुल मिलाकर के एक यस्से पर आपको 1 घंटे समय देना है। 1-1 घंटे जब समय देंगे तो 3 घंटे में 3 यस्से आप लिख ले जाएंगे। 600 शब्द का यस्से होगा एक यस्से, और उसके एरियाज निर्धारित होते हैं। किस क्षेत्र से यस्से पूछा जाएगा वो आपको बताएंगे हम, लेकिन पहला टारगेट आपका पीटी क्वालिफाई करना होता है। आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप कितने भी काबिल हों लेकिन पीटी क्वालिफाई नहीं हुए तो आप के सारे हथियार धरे के धरे रह जाएंगे। इसीलिए आप पहले पीटी पर टारगेट बनाइए, और जो मान लीजिए कि एग्जाम ये अक्टूबर या नवंबर में जब भी कराता है, उसके लिए आप अभी से जीएस शुरू कर दीजिए पढ़ना। बाकी हिंदी में आप केवल मेरा वीडियो देख रहे हैं जो, इसी को देखिए और इसका नोट बना लीजिए। इसके बाद में यहाँ से नोट आपको मुहैया भी करा दिया जाएगा, आप उसको आराम से परचेज कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं बताऊंगा ऐसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी सेलेक्ट हो पाएंगे, अन्यथा आप उस भीड़ में शामिल हो जाएंगे जो फेल होने वालों की भीड़ है। जैसे मान लीजिए कि 500 सीट आ रही है, तो आपको पता होगा कि 500 सीट के लिए कम से कम 5 लाख फार्म पड़ेगा। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, 5 लाख फार्म पड़ना है। 5 लाख फार्म में पीटी क्वालिफाई करेंगे लगभग 4,500 लोग। कैसे कि या मान लीजिए कि 15 3 45 13 गुना क्वालिफाई कराएगा, तो 13 गुना अगर मान लीजिए क्वालिफाई कराता है तो 7,500 लगभग 7,500 लोग क्वालिफाई होंगे पीटी। और मेंस में आपको पता है कि जो संख्या होगी इसमें केवल एक ही लोग फाइनल सेलेक्ट होते हैं। कुल मिलाकर के कि 13 लोगों में 1 लोग क्वालिफाई होना है फाइनल रूप से। तो आप उस भीड़ में न जाएं। जो मैंने यहाँ पर संख्या लिखा है 5 लाख, तो 4 लाख और 6,000 लोग, 4,06,000 लोगों की भीड़ में मत जाइए, आप इस भीड़ में आइए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ये भीड़ 7,500 वाली में आप आएंगे तब आप पीटी क्वालिफाई करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए करना कुछ नहीं है, केवल और केवल जैसे मैं पढ़ाऊं वैसे बात समझते जाइए
और उसका पालन करते जाइए। आपको मैं कोई भी पॉइंट रटाऊंगा नहीं, आपको समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आप लोगों की आदत बन गई है कि हम रट करके क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि कोई एग्जाम वनडे का हो या छोटे एग्जाम हो, चपरासी हो, टेट सीटेट पेट हो, इसको आप रट करके क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन आप लोक सेवा आयोग का कोई भी एग्जाम रट करके क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी किताब मार्केट में अवेलेबल है। हरदेव बाहरी की किताब है, आप देखते होंगे पृथ्वीनाथ पांडे की किताब है, आदित्य प्रकाशन की किताब सफेद सी जो आती है आप जानते होंगे। तो ये बहुत सारी किताब अवेलेबल है, आप उसको पढ़ते हैं, कंफ्यूज होते हैं। मैं कोई किताब ही नहीं बताऊंगा आपको, आपको किताब एक आध बता दूंगा, अगर आपकी इच्छा होगी तो कोई जरूरी नहीं है आप किताब पढ़िए, आपको किताब पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इतना मैं बता दूंगा कि उसके बाहर प्रश्न आता ही नहीं है, तो फिर आपको किताब पढ़ने की क्या जरूरत है। तब भी मैं आपको किताब बताऊंगा। अभी तो ये पहली क्लास है मान लीजिए, तो जब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और मैं ये भी बता दूंगा कि किस किताब को आप पढ़ सकते हैं, उसके अलावा कोई किताब नहीं पढ़ना आपको, ठीक। और मात्र ये किताब बताऊंगा, इसीलिए कि वो जो किताबें मार्केट में हैं वो उसी भीड़ को इकट्ठा करती हैं जो डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं। आप तभी क्वालिफाई कर पाएंगे जब कुछ उन लोगों से अलग करेंगे। उन लोगों से अलग करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जब अलग करने के लिए पढ़ना पड़ेगा तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा या आपको सही रास्ते पर चलना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं कि उन्हें ये नहीं पता है कि हमको क्या नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना है, बस उनको इतना ध्यान है। लेकिन ये इतना आपको लगता होगा कि बहुत छोटा सा एग्जाम है, लेकिन आपको जब फाइनल रिजल्ट मिलता है तो आपको आइडिया लग जाता है कि हमारी पहुंच इस एग्जाम में कहां तक है। आदमी की औकात तब पता चलती है जब वह उस क्षेत्र में रहता है या उसका वो भुक्तभोगी होता है, ठीक। तो ये सब बात ज्यादा ना करके मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो ये मैंने टॉपिक लिखा है, ये टॉपिक आप नोट कर सकते हैं और यही टॉपिक आपको पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है ये आपको मैं बताता हूं। आगे देखिए, देखिए आपने पढ़ा होगा विशेषण। मैंने कहा था कि मैं आपको रटाऊंगा नहीं, कोई भी पॉइंट मैं आपको रटने के लिए नहीं कहूंगा। आपको बहुत हो सकता है कि ऐसा लगता हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो मैं यहां तक बता दूं आपको कि मैं विलोम और तत्सम तद्भव भी नहीं रटाऊंगा। और बताइए, ये तो विशेष विशेषण तो पूरी तरह से समझने वाली विषय वस्तु है ही, लेकिन मैं आपको तत्सम तद्भव विलोम भी नहीं रटाऊंगा। यहां तक कि पर्यायवाची में भी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। तो आपको रटने वाला जो प्रोसेस रखते हैं आप कि हम इतना रट लेंगे, तो ये आप छोड़ दीजिए और एक बार समझने का प्रयास करिए चीजों को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विशेष्य और विशेषण। ये पूरे व्याकरण शास्त्र का सबसे कठिन टॉपिक है, आपको मैं बता दे रहा हूं। पूरे व्याकरण शास्त्र में इससे कठिन कोई टॉपिक नहीं है। अभी तक कोई किताब ही नहीं बनी है, किसी ने लिखा नहीं है, ना तो किसी ने समझाया है कि विशेष और विशेषण में कैसे अंतर करेंगे, या शब्द देखते ही आपको पता चल जाए कि विशेषण है कि विशेष्य है। लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आपको बता दूंगा और विदिन 5 सेकंड में आप बता सकते हैं कि यह शब्द विशेषण है कि विशेष्य है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए और समझने का प्रयास करिए। देखिए, विशेषण आपने पढ़ा होगा, बहुत पहले से पढ़ते आए हैं। क्या पढ़ते आए हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। यह इसकी शुद्ध परिभाषा है, आपने पढ़ा भी है, मैंने आपको वही पढ़ा हुआ आपका बता दिया, ठीक। लेकिन समझना क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द। तो क्या आप संज्ञा और सर्वनाम समझते हैं? अगर समझ जाएंगे तो विशेषण समझ पाएंगे, अगर नहीं समझते हैं तो समझ लीजिए। संज्ञा मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है।
इसकी परिभाषा वगैरह आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान या द्रव्य या पदार्थ या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये आप जानते हैं। संज्ञा वास्तव में मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है और ये 5 प्रकार मैंने लिख दिया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, प्रद्रव्यवाचक संज्ञा। ये इतनी प्रकार की संज्ञा होती है, इसके अलावा कोई संज्ञा नहीं होती है। ठीक, आप इसको समझ लीजिए। जानते तो हैं आप, लेकिन अभी जब मैं प्रश्न करूंगा तो आप नहीं बता पाएंगे, इसीलिए समझना चाहिए। आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं जानते हैं तो आप ये मत कहिए कि मैं जानता हूं। क्यों? क्योंकि आपको जानकारी तभी होगी जब आप नहीं जानेंगे। अगर आप जानते हैं तब जानकारी नहीं होगी। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, समझने का ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि यदि आप नहीं जानते हैं तभी आप जान पाएंगे। अगर आप जानते हैं तो नहीं जान पाएंगे। जैसे एक गिलास में पानी भरा हो तो उसमें आप पानी नहीं डाल सकते हैं, वो गिर जाएगा। अगर गिलास खाली है तो उसमें पानी डालेंगे तो पानी उसमें रुक जाएगा। ऐसे ही दिमाग है, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हमको नहीं आता है, तब आप जान जाएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा, तो आप सीख जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपने कहा कि हम जानते हैं, तो जानता तो कोई नहीं दुनिया में। मैं आपको बता दूं, मैं भी 1-8% जानता हूं जो आपको बता रहा हूं। मैं भी कुछ नहीं जानता, हमको कुछ नहीं आता जाता है, आप जान लीजिए। बस इतना जानता हूं कि आपका काम चल जाएगा, इतना मैं जानता हूं। ठीक, आपका कल्याण हो सकता है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। तो संज्ञा मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाइए आप। जैसे किसी का नाम हो, जैसे हमने लिख दिया रमेश, सुरेश, मोहन, कुछ भी नाम लिख दिया, यानी कि किसी व्यक्ति का नाम लिख दिया, या किसी में स्त्रीलिंग शब्द का कोई नाम लिख दिया। जैसे मैंने लिख दिया सरिता, सुनीता, ये नाम है। किसी प्राणी के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम राजू है, तो राजू नाम बहुत कॉमन है, और भी लोगों का राजू नाम हो सकता है, लेकिन आपके जीन्स का, आपके ब्लड का, आपके बनावट का, आपके स्ट्रक्चर का वो व्यक्ति दूसरा वाला नहीं होगा, इसलिए आप व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरी बात, जैसे हमने कहा कि सोमवार, तो सोमवार नाम से और कोई वार नहीं है। अगर कोई और दिन होगा तो क्या होगा? मंगलवार होगा, बुधवार होगा। यानी कि उस शब्द के बराबर और कोई शब्द न हो, उस शब्द के समान और कोई न हो, वो व्यक्तिवाचक होता है। जैसे हमने लिख दिया जनवरी, तो जनवरी नाम से और कोई वरी नहीं है, यानी कि जनवरी है, फिर फरवरी आ जाएगी, यानी कि जनवरी नाम और दुनिया में कोई नहीं है, तो वो व्यक्तिवाचक है। जैसे हमने कह दिया कि प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर नाम से और कोई नहीं है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। समझ गए आप? जैसे हमने कह दिया हिमालय, तो हिमालय व्यक्तिवाचक है। जैसे हमने कहा माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट नाम से और कोई नहीं है, तो इसलिए व्यक्तिवाचक है। ये बात समझ गए आप? अभी कंफ्यूजन नहीं होगा, अभी तो आप समझ रहे हैं। जब आप जातिवाचक में आ जाएंगे तब आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक, अब आप जातिवाचक थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। जैसे देखिए, किसी विशेष प्रकार की जाति, यानी कि जिस संज्ञा से किसी विशेष प्रकार की जाति का बोध होता हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी यह शुद्ध परिभाषा है जातिवाचक की। इसमें क्या समझना है? जैसे मनुष्य की एक जाति है, आपने पढ़ा होगा, पशु की एक जाति है, महीना की एक जाति है, नदी की एक जाति है, पर्वत की एक जाति है, पहाड़ की एक जाति है। अब इसमें क्या समझना है? इसमें यह समझना है कि मनुष्य में स्त्री और पुरुष दो अलग अलग हैं। ठीक, स्त्री भी मनुष्य है, पुरुष भी मनुष्य है।
तो ये भी एक जाति है, पुरुष भी एक जाति है। तो जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि तब तक वो जाति है जब तक उसका पर्टिकुलर नाम नहीं ले लेते हैं। जैसे इस स्त्री का नाम मान लीजिए कि अनीता है, तो ये शब्द अनीता व्यक्तिवाचक हो गया, बाकी शब्द जो मैंने यहां लिखा वो सब क्या है, वो जातिवाचक है। समझ गए आप? ये अनीता शब्द कब आया? बहुत देर के बाद आया, कई जातियों के बाद आया। ठीक, आप समझ गए होंगे। अब देखिए, जैसे हमने पशु लिख दिया तो इसमें बहुत सारे पशु हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, घोड़ा है, हाथी है, बहुत सारे जानवर हैं, बहुत विभिन्न प्रकार के। तो कुत्ता की भी एक जाति होती है। कुत्ता का नाम जब तक आप नहीं लेंगे कि ये पामेलियन कुत्ता है, कि ये वो वाला वोडाफोन वाला है, क्या है, ये बहुत सारे जातियां होती हैं, तो उसका पर्टिकुलर नाम आपको लेना पड़ेगा, तब वो व्यक्तिवाचक होगा। समझ गए आप? जैसे हमने लिख दिया नदी, तो नदी की एक जाति है। जब उस नदी का नाम आपने लिख दिया गंगा, यमुना, तब वो व्यक्तिवाचक हो गया। अगर आपने लिखा पहाड़, तो पहाड़ जातिवाचक है। कब तक? जब तक उसको आपने ये नहीं लिखा कि ये हिमालय पर्वत है, या ये कांकागुआ है, चोटी, ये क्या है, ये नाम आपने जब तक नहीं लिया पर्टिकुलर, तब तक वो जातिवाचक है। आपने लिखा महीना, महीना की एक जाति है, जब तक आप जनवरी नहीं कहेंगे। सप्ताह की एक जाति है, जब तक आपने सोमवार या मंगलवार नहीं कहा। झील एक जाति है, जब तक उसका नाम आप नहीं लेंगे कि ये पुष्कर झील है, कि ये गोखरू झील है, कि ये कोलेरू झील है। तो जब तक नाम नहीं लेंगे तब तक वो जातिवाचक है। समझ गए आप? तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपने अभी तक पढ़ा। इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे मैंने आपसे ये कह दिया कि आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री किस प्रकार की संज्ञा है। जैसे हमने कहा आपसे कि आप बताइए कि वाहन किस प्रकार की संज्ञा है, प्रधानमंत्री किस प्रकार की संज्ञा है, जिलाधिकारी किस प्रकार की संज्ञा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको कंफ्यूज कर देगा, परेशान कर देगा। कैसे? इसके लिए नियम समझना पड़ेगा। क्या नियम समझना पड़ेगा? नोट करके लिख लीजिएगा। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंधी, रक्त संबंधी, पद, व्यवसाय। 3 पॉइंट मैंने बताया आपको, रक्त संबंधी, पद और व्यवसाय, ये जातिवाचक संज्ञा होते हैं। क्या मैंने बताया? जातिवाचक संज्ञा। जैसे प्रधानमंत्री का एक पद है, जब आप नरेंद्र मोदी कहेंगे तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। समझ गए आप? जैसे हमने कहा राष्ट्रपति, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। जब मैंने द्रौपदी मुर्मू बोला तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जब मैंने कहा जिलाधिकारी, तो वो एक पद है, तो वो जातिवाचक है। जब मैंने लिख दिया राकेश मित्तल, जिलाधिकारी का नाम जैसे मैंने बोला, तब वो व्यक्तिवाचक हो गया। जैसे मैंने कहा कि मेडिकल स्टोर, मेडिकल स्टोर जातिवाचक संज्ञा। अब उस मेडिकल स्टोर चलाने वाले का नाम जब मैंने लिखा तब जाकर के वो व्यक्तिवाचक हो गया। समझ पाए होंगे आप? तो ये चीज पकड़ना है, क्योंकि इसी संज्ञा और सर्वनाम से ही विशेषण का निर्माण होता है। तो आप इन चीजों को समझ जाइए। अभी तो मैंने केवल आपको परिचय दिया है, धीरे धीरे समझिए आप। जब आप समझ जाएंगे तो विशेष और विशेषण आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन आपको उसके पहले थोड़ा सा बेसिक चीज समझना पड़ेगा। मैं जबरदस्ती संज्ञा और सर्वनाम आपको क्यों पढ़ा रहा हूं? क्यों? आप जबकि कई बार पढ़े होंगे, इसलिए कि आप कहते हैं कि मैं जानता हूं, मैं पढ़ा हूं। तो पढ़े हैं, अच्छी बात है, लेकिन विशेषण पढ़ने के लिए आपने नहीं पढ़ा था। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप संज्ञा और सर्वनाम बहुत अच्छी तरह से समझिए। क्योंकि जब मैं विशेष से बोलूंगा तो वो विशेषण, वो संज्ञा या सर्वनाम बोलूंगा,
कोई विशेष बोलूंगा तो वो संज्ञा या सर्वनाम रहेगा, और वो किस प्रकार की संज्ञा है ये आपको जानना होगा, वो किस प्रकार का सर्वनाम है ये आपको जानना होगा। क्योंकि मैं संज्ञा और सर्वनाम जब आपको बहुत अच्छी तरह बता ही दिया तो फिर मैं बार बार इस पॉइंट को नहीं बता सकता। बात समझ गए आप? अब देखिए, भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष प्रकार की वस्तु या व्यक्ति के भाव का बोध होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा न तो स्पर्श की जा सकती है न दिखाई पड़ती है, इसकी बहुत बड़ी विशेषता होती है। जैसे क्रोध है, मानवता लिखा है मैंने, दयालुता लिखा है, ईमानदारी लिखा, सच्चाई लिख दिया, बेईमानी लिख दिया, तो ये शब्द क्या है? ये शब्द संज्ञा है। इसको आप देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, संवेदना की विषय वस्तु है ये। समझ गए आप? यानी कि जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के भाव का बोध होता हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जब इसका विशेषण बनेगा आगे तो गुणवाचक विशेषण बनेगा, आपको मैं आगे बताऊंगा। ठीक। समूहवाचक देखिए, समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध होता हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गिरोह, बेड़ा, जत्था, कारवां, ये सब नाम है। झुंड, कुंज, सभा, मेला, ये क्या है? ये समूह में शब्द लिखा गया नजर आ रहा होगा आपको। ये समूह है, या तो किसी वस्तु का समूह होगा या तो किसी व्यक्ति का समूह होगा। समझ गए आप? तो सवाल जो पूछता है विशेषण में, तो आपको लगता है कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो पढ़ाई आपकी तब सार्थक मान ली जाती है जब आप जो न पढ़े हों उसका भी उत्तर आपको आता हो। कैसे आएगा? वो समझदारी से आएगा। जब आप चीजों को समझ जाएंगे तब सुना या बिना पढ़ा हुआ शब्द भी आपको आ जाएगा। आप चूंकि आपने एक सिस्टम से पढ़ रखा है, आपने नियम पढ़ रखा है, तो शब्द देखते ही जब आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में विशेष है कि विशेषण है, तब पढ़ाई का में मजा आएगा आपको, तब पढ़ाई का वैल्यू समझ में आएगा कि क्या पढ़ा गया है। ठीक। तो इसीलिए तो मैंने बताया कि आप रटेंगे तो मैं आपको किताब दे दूं हरदेव बाहरी की, और आप उसको विलोम पढ़िए तो पूरी किताब विलोम से पट गई है। पूरी किताब विलोम लिख दी गई है, भर दिया गया है किताब को, और आप विलोम पढ़ते रहिए, वो खत्म नहीं होगी किताब। और आपको से सवाल कितना पूछा जाएगा? 10 प्रश्न। 10 प्रश्न में आप तब भी बहुत मेहनत कर लेंगे, तब 10 प्रश्न में 7 प्रश्न या 8 प्रश्न सही कर लेंगे, 2 प्रश्न तब भी गलत कर देंगे। और आपको मैं जो बताऊंगा तो आपके न प्रश्न विलोम से गलत होंगे, न तद्भव तत्सम से गलत होंगे, न तो आपके अनेक शब्दों से गलत होंगे। आपके गलत होने के 1-2 प्रश्न हैं, जैसे विशेष और विशेषण है, या हो सकता है कि ऐसा शब्द आ जाए पर्यायवाची का जो आपने कभी सुना ही ना हो, तब क्या करेंगे? तो 1-2 प्रश्न गलत होने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। मैंने इसीलिए तो 55, 56, 57 बताया है नंबर आपको, कि जिससे आप 2-3 प्रश्न गलत भी कर दीजिए, 1-2 प्रश्न ह्यूमन एरर में गलत कर दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं। वो गलती होती है, इंसान गलती करने के लिए ही पैदा हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो गलती नहीं करेगा, वो गलती करेगा, लेकिन जो सुधार लेता है थोड़ा सा तो वो बहुत आगे निकल जाता है। अब देखिए, समझ गए होंगे कि मैंने क्या लिखा है। ये शब्द अलग अलग जगह प्रयोग किया जाता है, ये भी, इसकी भी महत्ता है। मैं आपको आगे वर्तनी में बताऊंगा, जब वाक्य शुद्धि के लिए आएगा सवाल, तो ये शब्द कहां प्रयोग किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा वहां पर। अगला देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु पदार्थ के
माप तौल का बोध होता हो। माप तौल, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। माप तौल कैसा होता है? माप तौल होता है जैसे या तो किलोग्राम से होगा या तो लीटर से होगा। आप जानते हैं कि किलोग्राम में होता है, किलोग्राम से ठोस चीज नापी जाती है और लीटर से लिक्विड फॉर्म में जो विषय वस्तु है उसको हम मापते हैं। तो जैसे दूध है, सोना है, चांदी है, तेल है, दही है, घी है, मट्ठा है, बहुत सारे चीज हैं जो आप लीटर और मीटर से मापते हैं। ठीक, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें नोट करके लिख लीजिए कि द्रव्यवाचक संज्ञा पुल्लिंग में प्रयोग की जाती है। पुल्लिंग में, ध्यान रखना, पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा को। केवल चांदी, चाय और चीनी, तीन चीज ऐसी चीज है जो अपवाद है, ये स्त्रीलिंग है। तो नोट करके क्या लिखेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा पुल्लिंग में प्रयोग की जाती है केवल चाय, चीनी, चांदी को छोड़कर, यानी कि ये स्त्रीलिंग है। क्या समझे आप? मान लीजिए कि एक वाक्य मैंने लिख दिया। क्या वाक्य लिख दिया? मान लीजिए कि हमने लिख दिया कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य छांटिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, और यहां पर विकल्प बना दिया कि दही खट्टी है। ठीक, फिर विकल्प बना दिया कि बच्चों का जत्था जा रहा था। हमने वाक्य बना दिया। फिर बना दिया कि जहाजों का कारवां जा रहा था। फिर मैंने वाक्य बना दिया, अगला विकल्प बना दिया कि साधुओं की मंडली जा रही थी। अब देखिए, जो मैंने संज्ञा से बात किया, आपको संज्ञा का पॉइंट था, लेकिन मैंने क्वेश्चन पूछ लिया वर्तनी एवं वाक्य शुद्ध से। तो आपको लगेगा ये तो वर्तनी और वाक्य शुद्ध में मैंने तो कभी पढ़ा नहीं, तो ये कहां से आ गया सवाल? तो विशेष से और विशेषण संज्ञा और सर्वनाम पर बेस्ड होता है। ये पूरा टॉपिक ही संज्ञा और सर्वनाम का होता है। लेकिन आप क्या करते हैं? सीधा किताब उठाए और इसका विशेषण ये तो इसका विशेषण ये रटना प्रारंभ कर दिए। इससे नहीं काम चल सकता है। आप उसको समझने का प्रयास करिए। अब आपसे पूछा गया तो ये क्यों गलत है? क्योंकि हमने कहा कि दही द्रव्यवाचक संज्ञा है और ये पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं, तो पुल्लिंग की क्रिया किसमें लगेगी? खट्टा है, ये खट्टी नहीं है, ये दही खट्टा है। समझ गए आप? तब सही होता। और जत्था का मतलब आप समझ पाते तो ये बच्चों के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, बच्चों के लिए ट्रॉली का प्रयोग किया जाता है। जहाजों का कारवां नहीं जाता है, जहाजों का बेड़ा जाता है। समझ गए आप? साधुओं की मंडली जा रही, ये सही है। तो जब आपको बेसिक चीज पता होगी तब आप उत्तर टिक कर पाएंगे। अंधी दौड़ में भागने की जरूरत नहीं है। आप चीजों को समझिए, नहीं समझेंगे तो उसी भीड़ में जाएंगे आप, जो भीड़ लंबी वाली है, बड़ी वाली है। आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करिए। मैं जो भी आपको बताऊंगा वो हालांकि किताब से ही बताऊंगा, लेकिन मैंने उस पर बहुत सर्च किया है, बहुत मेहनत किया है, तो मैं किताबी भाषा नहीं बताता हूं, आपको समझने के लिए बताता हूं। समझ पा रहे बात हमारी? तो ये बात आप समझ गए। अब थोड़ा सा आप सर्वनाम समझिए। थोड़ा सा सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है।
संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। तो जैसे आप कहते हैं कि राजू स्कूल जाता है, वह वहाँ गणित, विज्ञान, अंग्रेजी पढ़ता है, उसे हिंदी पढ़ना अधिक पसंद है, उसकी माताजी उसको रोज नाश्ता बनाकर देती हैं, ये सब आप लिखते रहते हैं। तो एक बार आपने राजू लिखा, फिर उसके स्थान पर आपने वह लिखा, फिर उसके जगह पर आपने उसे लिखा, फिर उसके बाद में उसके जगह उसकी लिखा, तो आप किसी संज्ञा या कर्ता को वाक्य में बार बार नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए व्याकरण शास्त्र में ऐसे नियम बनाए गए हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम मुख्य रूप से 6 प्रकार का होता है, जो मैंने लिख दिया है। सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, आप इसको समझिए क्या होता है। जो आपने हाई स्कूल, क्या जूनियर हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, पुरुष इधर लिखिए, इधर लिखिए एक वचन, इधर लिखिए बहुवचन। तो आपने पढ़ा होगा अन्य पुरुष, और पढ़ा होगा प्रथम पुरुष। इसका एक वचन वह होता है, इसका बहुवचन वह सब होता है। इसके बाद आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का एक वचन तुम होता है या आप होता है, इसका बहुवचन तुम सब होता है या आप सब होता है। समझ गए आप। इसके बाद आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का एक वचन मैं होता है, बहुवचन हम सब होता है। इसमें क्या समझना है आपको, इसमें यह चीज समझना है कि जब आप मेंस में पत्र लेखन लिखेंगे तो पत्र लेखन में विशेषता पूछी जाती है कि सरकारी पत्र की विशेषता या अर्ध सरकारी पत्र की विशेषता बताते हुए एक अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। तब आपको क्या करना पड़ेगा, विशेषता लिखना पड़ेगा, उसमें बताना पड़ेगा कि अर्ध सरकारी पत्र किस पुरुष में लिखा जाता है। यानी कि कोई वाक्य आप बोलते हैं या लिखते हैं तो किसी ना किसी पुरुष में लिखते हैं या बोलते हैं। समझ पाए आप। तो वहां पर जरूरत है। दूसरी चीज, ये मूल सर्वनाम कहे जाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ये मूल सर्वनाम है। सर्वनाम और भी हैं लेकिन ये मूल सर्वनाम है। ठीक। तो आप जब इस सर्वनाम को विशेषण में ले जाएंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी। ये अगर समझे रहेंगे तो आप उत्तर बहुत आसानी से दे देंगे, और नहीं समझ पाएंगे तो आप रट करके उत्तर दे सकते हैं 2-4 शब्दों का, लेकिन उसका सही जानकारी आपको नहीं हो पाएगी कि क्या किस प्रकार से सही हुआ, क्यों सही हुआ। ठीक। अब देखिए थोड़ा सा निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। ऐसा सर्वनाम जो स्वयं या अपने का बोध कराता हो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि नाम से ही आप देख रहे हैं लिखा है। तो इसकी विशेषता क्या है, यह सर्वनाम कर्ता के स्थान पर प्रयोग किया जाता है लेकिन कर्ता का काम नहीं करता। कैसे? जैसे हमने कहा कि आपको माता पिता की सेवा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। अब आप समझिए, करनी चाहिए दूसरी बात हो गई, आप करते हैं। अब ये कर्ता के स्थान पर क्या लिखा गया है, आपको, लेकिन ये काम नहीं कर रहा। काम कब करेगा? आप माता पिता की सेवा कर रहे हैं तब ये एक्टिव करता हुआ, अब ये इनएक्टिव करता है। समझ गए। इसीलिए मैंने कहा कि यह कर्ता के स्थान पर प्रयोग किया जाता है लेकिन कर्ता का काम नहीं करता। जैसे हमने कहा कि आप भला जग भला, तो आप कौन सा काम कर रहे हैं? कोई काम तो नहीं कर रहे।
आप तो अपनी भलाई कर रहे हैं, आपका भला हो जाए तो जग का भला हो जाएगा, इसका मतलब ये है। आप कुछ काम करते जग के लिए तब तो बात अलग थी, कोई काम तो कर नहीं रहे हैं। ऐसा वाक्य आए तो समझना है आपको कि ये निजवाचक सर्वनाम है। समझ गए आप? निश्चयवाचक देख लीजिए। निश्चयवाचक सर्वनाम को हम एक नाम से और जानते हैं, उसको जान लीजिए क्या है। इसको हम मिटा दे रहे हैं। जो निजवाचक सर्वनाम है इसका एक नाम है संकेतवाचक सर्वनाम। और कभी वो हो सकता है निश्चय न लिख दे, संकेत लिख दे। और संकेतवाचक का एक नाम है निर्देशक सर्वनाम। मान लीजिए वो संकेत नहीं लिखा न निश्चय लिखा, उसने निर्देशक लिख दिया, तो आप ध्यान रखिएगा कि उसी शब्द का अलग अलग नाम है। समझ गए आप? इसकी विशेषता समझिए। जिस सर्वनाम शब्द से किसी वस्तु के नजदीक या दूर होने का बोध होता हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें यानी इस प्रकार के वाक्य में यह और वह जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यह शब्द नजदीक के लिए और वह शब्द दूर के लिए। अब इसको वाक्य में रखेंगे तब समझ में आएगा। जैसे यह गाड़ी मेरी है, वह लड़का आपका है। अब देखिए, यह शब्द नजदीक का बोध कराता है। जैसे यह गाड़ी या यह कमरा, यह कलम, तो यह नजदीक का बोध कराया। और जैसे मैंने कहा वह कुछ दूरी का बोध करा रहा है ना, तो वह शब्द दूरी का बोध कराता है। वो वाक्य मैंने लिख दिया, आप समझ लीजिए। तो ये निर्देशक क्यों है? क्योंकि मैंने निर्देश किया कि यह कमरा, यह गाड़ी, वह लड़का। संकेत क्यों है? संकेत किया मैंने कि संकेत कर रहे हैं, वह गाड़ी, यह लड़का, ऐसे कुछ संकेत मैंने किया, तो इसीलिए इसको संकेतवाचक या निर्देशक या निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी महत्ता विशेषण में पता चलेगी आपको कि ये कैसे सर्वनाम से सार्वनामिक विशेषण बनता है। अभी आप सार्वनामिक विशेषण पढ़ेंगे, उसमें मौलिक सार्वनामिक विशेषण पढ़ेंगे, यौगिक सार्वनामिक विशेषण पढ़ेंगे। तो जब आप बेसिक चीज को समझ पाएंगे तभी आप थोड़ा सा कठिन चीजों को समझ पाएंगे। मैंने पहले ही बोल दिया आपसे कि पूरे व्याकरण शास्त्र का सबसे कठिन टॉपिक होता है विशेषण। और ये मैंने आपको बहुत पहले बोल दिया कि कोई किताब विशेषण को लिखने से भागती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत कठिन टॉपिक है। आपसे तो हालांकि बहुत सरल सवाल पूछा जाता है, लेकिन विशेषण एक ऐसा पॉइंट होता है, ऐसा टॉपिक होता है जहां से सवाल बहुत प्रकार के बन सकते हैं। लेकिन आपको मैं प्रयास करूंगा कि आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए तो इतना कर ही लें कि क्वालिफाई हो जाएं। मैं आपको विद्वान नहीं बना सकता क्योंकि मैं विद्वान नहीं हूं। ठीक, तो अगला देखिए आप, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित विषय वस्तु का बोध न हो, किसी निश्चित विषय वस्तु का बोध न हो, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार के वाक्य में कोई कुछ जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आपके सरलता के लिए मैंने 2 शब्द लिख दिया जिससे आप समझ जाएंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। कोई कुछ जैसे शब्द प्रयोग किया जाएगा। जैसे उदाहरण लिख लीजिए, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। अब आपको ये नहीं पता है कि कौन बच्चा है, लेकिन इतना जरूर पता है कि कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन शब्द? कुछ शब्द। कोई लड़का आया था। अब देखिए, आपको क्लियर नहीं है
लेकिन आप ये बता दिए कि कोई लड़का आया, तो कोई और कुछ शब्द, अच्छा जो मैं उदाहरण बता रहा हूं इसके अलावा ये शब्द जरूर मिलेगा आपको, ये विशेषण वही शब्द मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको बहुत निश्चिंत रहने की जरूरत है, बहुत विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि विश्वास ही फल होता है। विश्वास बहुत बड़ी विषय वस्तु है। क्यों? क्योंकि विश्वास करके एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके अर्जुन से बड़ी महारत हासिल कर लिया। क्या था वहां? विश्वास था। तो वही विश्वास की बात मैं कर रहा हूं। तो अगला देख लीजिए आप, संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? ऐसा सर्वनाम जो वाक्य में एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम के मध्य संबंध स्थापित करता हो, ठीक, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। कैसे वाक्य आएगा? इस प्रकार के वाक्य में जो सो जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, आपको यह ध्यान रखना है। कैसा वाक्य होगा? जो सो, जैसे जो किताब या जो पुस्तक आप पढ़ रहे हैं सो मेरी है। अब देखिए, मैंने लिख दिया, दो शब्द यहां आ गए, दोनों शब्द आ गए। तो एक वाक्य से दूसरे वाक्य के मध्य जो संबंध स्थापित करता हो, जो सर्वनाम संबंध स्थापित करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और वो शब्द क्या होगा? जो होगा या सो होगा। दूसरी बात, हो सकता है सो ना लिखा हो, तो सो की जगह क्या लिखा रहेगा? कामा लगा रहेगा। ये भी काम चला देगा आपका। एक सर्वनाम तो है ही, और कामा या इसको संयोजक चिन्ह बोलते हैं हिंदी की भाषा में। तो वो ये बताता है कि कोई न कोई शब्द है वहां पर, कोई न कोई शब्द है, आप कॉमन सेंस के आधार पर समझ लीजिए। तो कोई न कोई शब्द आपको लगाना पड़ेगा। समझ गए आप? प्रश्नवाचक सर्वनाम देख लीजिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऐसा सर्वनाम, या ऐसे कह सकते हैं कि जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न करने या होने का बोध होता हो, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न किया जाता है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा नहीं जाता, प्रश्न किया जाता है। आपको वर्तनी जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक। क्या वाक्य आएगा? लिखेगा कि क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, तो क्या हो गया? प्रश्नवाचक हो गया। क्यों पढ़ रहे हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। कहां जा रहे हैं, प्रश्नवाचक लग गया। समझ गए आप? तो आपको मैंने संज्ञा और सर्वनाम बहुत शॉर्टकट में बता दिया। क्यों बताया? क्योंकि आपको विशेषण पढ़ना है। जल्दीबाजी में पढ़ाई नहीं की जाती है, पढ़ाई बहुत धीरे धीरे की जाती है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाई जाती है। आप बेसिक चीज पहले पढ़िए, तब आप कठिन की तरफ चलेंगे। अब आप हेडिंग डाल दीजिए विशेषण, डाल दीजिए विशेषण। देखिए, ये लिखा हुआ है विशेषण। अब आप परिभाषा जानते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। अब संज्ञा या सर्वनाम का नाम इसीलिए आपने लिया क्योंकि आपको विशेषण पढ़ना है। दूसरी चीज, एक पॉइंट आप ये समझिए, ध्यान दीजिएगा, कर्ता, संज्ञा, उद्देश्य, विशेष्य, ये सब एक ही चीज है। इसी का नाम विशेष्य है। समझ गए आप? कर्ता सजीव विषय वस्तु है,
संज्ञा निर्जीव होती है हिंदी की भाषा में। उद्देश्य और विशेष्य दोनों सजीव निर्जीव हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं। समझ गए आप? अब चूंकि मैं विशेष से जब बोलूंगा तो आप तुरंत समझिएगा कि मैं संज्ञा बोल रहा हूं या सर्वनाम बोल रहा हूं, क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता विशेषण बताता है। क्यों? यही बात तो मैंने बताया। इसके बाद दूसरी लाइन ध्यान रखिएगा कि विशेषण हमेशा विशेष्य की ही विशेषता बताता है। ये वाक्य में किसी दूसरी विषय वस्तु का की विशेषता नहीं बताएगा, केवल और केवल विशेष्य की विशेषता बताएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो विशेषण होता है वह हमेशा विशेष्य की ही विशेषता बताता है। दूसरा पॉइंट आप समझिए। दूसरा पॉइंट आपको क्या समझना है कि आपसे कितने प्रकार के प्रश्न किया जाता है, लोक सेवा आयोग में किस प्रकार से प्रश्न किया जाएगा। पहले आप प्रश्नों का नेचर समझिए, तब आपका पढ़ना जो आप 10 घंटे में पढ़ेंगे उसको आप 2 घंटे में पढ़ सकते हैं। जब आपको सारी चीज पता चल जाएगी तो आपको पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। समझिए, विशेषण की विशेषता समझना है आपको। क्या समझना है? विशेषता समझना है। कि मान लीजिए कोई वाक्य लिखा गया है, जैसे हमने कहा कि राजू प्रतिदिन स्कूल जाता है। एक वाक्य मैंने लिख दिया। अब आप समझने का प्रयास करिए, राजू प्रतिदिन स्कूल जाता है, ये वाक्य लिख दिया गया। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वाक्य दिया जाता है, कह दिया जाता है कि कितना विशेषण और कितना विशेष्य है। अब विकल्प दिया जाता है, एक विशेषण, दो विशेष्य, दो विशेषण, एक विशेष्य, ऐसे 4 विकल्प दे दिया जाता है और आप उसमें घूमते रहते हैं। तो घूमने से अच्छा है समझ लीजिए। ठीक। दूसरा प्रश्न क्या किया जाता है? निम्नलिखित शब्दों में कौन विशेष्य है, या निम्नलिखित शब्दों में कौन विशेषण है, या निम्नलिखित शब्दों में कौन विशेष्य नहीं है, या निम्नलिखित शब्दों में कौन विशेषण नहीं है। ये 4-5 प्रकार के प्रश्न घुमाता रहता है। तो उसके घुमाने से आप मत घुमा करिए, आप समझ लीजिए, उसको घुमा दीजिए। तो आपको सारे प्रश्नों का जब जवाब आता रहेगा तो वो कितने भी प्रकार से घुमाता रहे तो आप उसको घुमा सकते हैं। ठीक। ये आपको समझना है। विशेषण की विशेषता मैं आपको बता रहा हूं अब कि ये वाक्य लिखा गया है। क्या आप बता सकते हैं कि संज्ञा कौन है या कर्ता कौन है? तो आप मान लीजिए कि धोखे से आपको ये पता चल गया कि ये संज्ञा है, तो संज्ञा अब आप नहीं पढ़ रहे हैं, अब आप विशेष और विशेषण पढ़ रहे हैं, तो इसको विशेष से बोलिए। तो पहला पॉइंट लिखिएगा कि विशेषण विशेष के दाहिने या बाएं तरफ होता है। पहला पॉइंट कि विशेषण कहां होता है? विशेषण विशेष के दाहिने या बाएं तरफ होता है। यह पहला पॉइंट। दाहिने होगा या बाएं होगा, यह गारंटी है, यह इसकी विशेषता है। तो अगर आपने इसको विशेष पकड़ लिया था तो ये गारंटी है ना कि ये विशेषण है। तो अगर ये विशेषण है तो इसके बगल वाला भी तो लिखा है कोई शब्द, तो इसका मतलब ये विशेष्य है। और ये क्रिया से इसमें कोई मतलब नहीं होता है। जब क्रिया विशेषण हम बताएंगे तब आपको बता देंगे। अभी आप विशेष और विशेषण पर कंसंट्रेट रहिए, जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक। आप देखिए, पहली विशेषता क्या मैंने बताया कि विशेषण हमेशा विशेष्य के ठीक दाहिने या ठीक बाएं रहता है। आप चाहे विशेषण पकड़ लीजिए चाहे विशेष्य पकड़ लीजिए। समझ गए? दूसरा पॉइंट कि विशेषण अगर स्त्रीलिंग है तो उसका विशेष्य भी स्त्रीलिंग होगा। अगर विशेषण पुल्लिंग है तो उसका
विशेष भी पुल्लिंग होगा। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने कहा कि कुत्ता काला है, हमने क्या कहा, कुत्ता काला है, तो कुत्ता पुल्लिंग है, तब ये जाकर के जो विशेषण इसका है पुल्लिंग है। अगर मैं बिल्ली लिख दूं तब क्या होगा, तो बिल्ली काली लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिल्ली स्त्रीलिंग है। इसीलिए हमने कहा कि अगर विशेषण पुल्लिंग है तो उसका विशेष भी पुल्लिंग होगा, अगर विशेषण स्त्रीलिंग है तो उसका विशेष भी स्त्रीलिंग होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो पॉइंट आउट करके आप लिखेंगे, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग होगा। ये बात आप समझ गए कि हमने आपसे 2-3 पॉइंट बताया कि विशेषण हमेशा विशेष के दाहिने या बाएं तरफ होगा। दूसरा पॉइंट, अगर विशेषण स्त्रीलिंग है तो विशेष भी स्त्रीलिंग होगा। ये आप समझ गए इतनी बात। अब देखिए कि 2 विशेषण और 2 विशेष एक साथ नहीं लिखे जा सकते। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। 2 विशेषण या 2 विशेषण या 2 विशेष से या 2 विशेष से एक साथ नहीं लिखे जा सकते। इसका मतलब क्या निकला, समझिए। 2 विशेषण और 2 विशेष एक साथ नहीं लिखे जाएंगे। कैसे? रमेश सुरेश, प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, मैंने लिख दिया। अब देखिए ये दोनों एक साथ क्यों नहीं लिखे जा सकते? लिख सकते हैं, लेकिन उनके बीच में या तो संयोजक चिन्ह होगा या तो संयोजक शब्द होगा। अब यहां पर मैं कामा लगा दूं तब सही हो जाएगा, रमेश सुरेश। अब कामा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, और लिख सकता हूं, एवं लिख सकता हूं, तथा लिख सकता हूं। अगर मैं ऐसे लिखता हूं तब सही है, लेकिन ये कहिए कि डायरेक्ट में 2 विशेषण लिख दूं या 2 विशेष लिख दूं, तब आपका वाक्य गलत हो जाएगा। समझ गए आप? ये सब ध्यान देने वाली चीजें हैं। जब आप इन सब पर ध्यान देंगे तब ये आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। समझ पा रहे हैं ना? अच्छा, दूसरी चीज, ये तो सामान्य बात मैंने आपको बताया। आप ध्यान रखिएगा कि रचना के आधार पर मैंने लिखा है विशेषण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है विधेय विशेषण और एक होता है विशेष विशेषण। आप ध्यान रखिएगा, विधेय विशेषण क्या होता है, विशेष विशेषण क्या होता है। ऐसा विशेषण जो क्रिया के ठीक पूर्व आए, पूर्व मतलब पहले आए, विधेय विशेषण कहलाता है। और ऐसा विशेषण जो विशेष के ठीक पूर्व आए, विशेष विशेषण कहलाता है। ये दोनों आप ध्यान रखेंगे तो कभी कभी विधेय विशेषण और विशेष विशेषण से भी प्रश्न करता है। उदाहरण समझिए, आप उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करिए कि मेरा बच्चा चंचल है। अब देखिए क्रिया के ठीक पहले क्या आया है, विशेषण आया है, इसलिए ये विधेय विशेषण है। अभी आपको विशेष और विशेषण पकड़ में नहीं आ रहा होगा, अभी कुछ देर में आएगा। जब आपको मैं नियम बता दूंगा तब आप समझ जाएंगे हाँ ये विशेषण लिखा गया है, फिर आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी आपको बहुत बेसिक चीज समझना है। अभी जितना मैं बताऊं उतना समझिए, आगे दिमाग नहीं चलाना है। अभी आगे आप जितना चलाना होगा चलाइएगा, लेकिन अभी क्या है, अभी बेसिक पॉइंट पर आप रहिए। ऐसा विशेषण जो विशेष के ठीक पहले आए, ऐसा विशेषण जो विशेष के ठीक पहले आए, विशेष विशेषण कहलाता है। अब ये देखिए मैंने क्या लिखा है कि विशेष है ये, और इसके पहले क्या है, चंचल है, तो विशेष के पहले आया हुआ है, तो ये विशेष विशेषण है। और अगर क्रिया के पहले आता तब क्या होता, विधेय विशेषण होता है।
अंतर आपको पकड़ में आया? ये क्रिया है, क्रिया के पहले विशेषण है, ये क्रिया के पहले विशेष से आया है, विशेष के पहले विशेषण है। आप ये ध्यान रखना है, विधेय में क्या अंतर है और विशेष में क्या अंतर है। ऐसे वाक्य आएगा, लिख देगा निम्नलिखित में किस प्रकार का विशेषण लगा है, और विधेय विशेषण और विशेष विशेषण उसमें जरूर विकल्प में होगा। तब आप समझ लीजिएगा कि ये विधेय विशेषण या विशेष विशेषण पूछना चाह रहा है। उस जब पूछेगा तो इसी वाक्य से कई प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन विकल्प के आधार पर यह समझा जाता है कि एक्सपर्ट क्या पूछना चाहता है। उसी जब आप पढ़ लेंगे आपको एक आइडिया लग जाएगा, आप बेसिक पॉइंट पकड़े रहेंगे, तब आपको वो किसी भी प्रकार से प्रश्न करेगा तो बता देंगे। समझ गए आप बात हमारी? तो आपको विधेय विशेषण और विशेष विशेषण समझ में आया। इसके बाद में मैं आपको एक थियरी बताऊंगा। कल जो है मैं आपको एक चार्ट बनवा दूंगा, उसमें बताऊंगा कि विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण। उसमें कई कैटेगरी की गई है। उससे उस एक ही टॉपिक से, यानी कि एक ही वीडियो से कम 3 या 4 प्रश्न आपको मिलेगा। इसके बाद में निम्नलिखित में कौन विशेष्य है, निम्नलिखित में कौन विशेषण है, इसके बारे में मैं आपको ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि जो आप जीवन पर्यंत नहीं भूलेंगे। आप लोग साथ में लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और सफलता हासिल करते रहिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।